नमस्कार साथियों, जय भीम। अम्बेडकरनामा के 38वें एपिसोड और लाल की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गांधी और अम्बेडकर की मुलाकात हुई और कम्युनल अवार्ड है उसको खत्म करने के लिए किस किस तरह के मुद्दे पे बातचीत हुई। जो मामला अटक रहा था वो था रेफरेंडम को लेकर कि अम्बेडकर 25 साल की अवधि पर अड़े हुए थे, लेकिन गांधी कह रहे थे कि रेफरेंडम तो हो लेकिन 5 साल के लिए हो और हिंदुओं को सुधरने का, उनके पाप के प्रायश्चित करने का एक मौका मिले कि 5 साल उनके लिए पर्याप्त है, अगर 5 साल में नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं। इस बात पे वो चर्चा खत्म हुई थी। तो चर्चा के बाद इधर कुछ नेतागण ये समझकर कि बातचीत हो गई है, उस जो पैनल में किन लोगों का नाम जाएगा, रिजर्व सीट कितने होंगी, प्रोविंशियल काउंसिल में कितने सीटों की संख्या होगी, जो प्राइमरी इलेक्शन है उसकी अवधि टाइम क्या होगा, आरक्षित सीटों की अवधि का वितरण कैसे होगा, ये सब का फॉर्मेलिटीज जो डेवलप करने में लग गए। लेकिन अब तक सैद्धांतिक रूप से अम्बेडकर गांधी के जनमत वाले प्रश्न पे वो सहमत नहीं हुए थे। शाम को 4 बज गए थे और देखिए ये फिल्म पूरे 2-3 दिन में 20 से लेकर 24 दिन 4 दिन की फिल्म है पूना का समझौता, और बैक टू बैक मीटिंग चल रहा है। कभी जेल के बाहर, कभी जेल के अंदर, लोगों में कौतूहल है, लोगों में परेशानी है, अम्बेडकर को जान से मारने का ये धमकियां मिलने, वो सारी बातें इसी 4 दिन के दरमियान हो रही है। शाम को 4 बज गए थे। अब अचानक यह समाचार मिला कि गांधी की हालत जो है चिंताजनक हो गई है, वो बीमार पड़ने लगे हैं और तेजी से वो अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं। गांधी के पुत्र देवदास गांधी एकदम आंखों में आंसू लिए, भाव विभोर होकर, इमोशनल होकर अम्बेडकर के पास आए और उन्होंने अम्बेडकर के सामने अपने पिता की हालत का बयान किया और उनसे रिक्वेस्ट किया, अनुनय विनय किया कि आप जनमत संग्रह पर बल न दें, तो इसके कारण समझौता को टाले नहीं। तो अंततः इस मामले में गांधी को फिर जो है इस मामले को भेजने का निर्णय लिया गया कि फिर गांधी के पास चला जाए। मतलब जेल के बाहर अंदर लगातार आना जाना लगा हुआ है। अम्बेडकर और उनके साथ कुछ सिलेक्टेड लोग, कुछ चुनिंदा लोग रात के 9 बजे जेल में जाकर अम्बेडकर से मिले। गांधी ने कहा कि रेफरेंडम होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, इसको स्वीकार किया, लेकिन कहा कि ये 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष बाद होना चाहिए। वो अभी भी 5 वर्ष पे ही टिके हुए थे। गांधी की आवाज अब धीरे धीरे लग रहा था कि ऊर्जा क्षय हो रहा है और वो फुसफुसाहट में एक तरीके से बदल गई। तो इस बीच जेल के डॉक्टर ने हस्तक्षेप किया और बातचीत बंद कर दी गई। माहौल कुछ इस तरह से है जैसे आम के पेड़ के पत्तों ने हिलना बंद कर दिया हो और एक अजीब सी शांति, स्तब्ध शांति थी। जो लोग मिलने गए थे उनको वापस लौटना था। अम्बेडकर अभी भी अपना मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त भयानक दबाव था। हम लोग तो आम लोग हैं, जब आम बातचीत में दबाव झेल नहीं पाते हैं, और सोचिए पूरा मुल्क का दबाव उनके ऊपर था। एक तरफ उनके हजारों साल के लोगों की मुक्ति का आंदोलन था, दूसरी तरफ पूरे देश का दबाव था। वैसी परिस्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर अकेले अड़े हुए थे। सो उन पर बहुत दबाव था। उन्हें जान से मारने की धमकी भरे पत्रों की वर्षा, बारिश हो रही थी हर जगह से। उसमें से कुछ चुनिंदा जो पत्र हैं हम चाहते हैं कि आपको पढ़ के सुना दें। इसमें से एक पत्र उसमें लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर, अगर आप महात्मा गांधी की मांग 4 दिन में नहीं मानते तो आपकी जान को खतरा है। अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो आपको गांधी जी की मांग मानकर गांधी जी को तत्काल अपना अनशन खत्म करने में मदद करनी चाहिए। यह आपको चेतावनी है, ये चेतावनी है। अगर आपने अपनी जिद का त्याग नहीं किया
तो आपको मार डालेंगे। हस्ताक्षर हरि भाई के भट्ट। ये कौन आदमी थे? भारत की आज़ादी के बाद, चाहे बीच में इनका इतिहास जानना जरूरी है। हरि भाई के भट्ट बीपीईई का एक सदस्य एवं कार्यकर्ता है। बीपीईई क्या है अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन बाद में इसकी पड़ताल जरूर करेंगे। माहौल ऐसा था कि जब गली में डॉक्टर अंबेडकर निकलते थे तो उनको लोग बहुत ही एग्रेसिव लुक देते थे, हिंसक निगाहों से, एकदम वायलेंट लुक देते थे, एकदम हिंसक निगाहों से देखते थे। और कुछ नेता तो जो है एकदम एग्रेसिवली उनकी निंदा कर रहे थे। अब आइए, दिन बदलता है। अगले दिन एक अखबार में, जनता अखबार में एक धमकी भरा पत्र की सूचना छपी थी। कि क्या सूचना थी? 24 तारीख को। तो सूचना कुछ हेडलाइन विज्ञापन इस तरह था जो छपा था। ये जनता अखबार ने नहीं छापा था, जो सूचना मिली थी उनके जर्नलिस्ट को, उन्होंने छापा था। और बहुत ही संक्षिप्त है, जैसे मैट्रिमोनियल का आता है 2 लाइन में, उसी तरह का है कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन खतरे में, पूना के विद्यार्थियों की गुप्त बैठक, जान से मारने की धमकी। पूना 23 सितंबर 1932 रात 8 बजे। तो ये 24 तारीख को ये छपा था, 23 तारीख की खबर, बैठक की खबर। सो दिन बीत रहे थे और बातचीत लगातार जारी था, बैठक का सिलसिला बैक टू बैक जारी था। डॉक्टर अंबेडकर पे उनको प्रेशराइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए तरह तरह के उपाय लगातार किए जा रहे हैं। पता चला कि ये सब जनता अखबार ने छापा हुआ है। पता चला कि गोगट संप्रदाय का अनुसरण करने वाले विद्यार्थी जिन्होंने गवर्नर पर गोली चलाई थी, गुप्त योजना बना रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यदि डॉक्टर अंबेडकर को इस घटना चक्र से हटा दिया जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घटना चक्र से हटाने का मतलब उनको खत्म कर दिया जाए तो सब कुछ ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा और गांधी का जीवन बच जाएगा। जब अंबेडकर को यह बात बताया गया तो वे हंसने लगे। और संभवतः उनकी हंसी ये थी कि हम लोग ऐसे गीदड़ भभकी और धमकी से नहीं डरते। थोड़ा बहुत इस तरह की धमकियां हम लोग को भी मिलती है आम जीवन में, और कई बार ट्विटर पे एक ने धमकी दे, मतलब तमाम फोन पे धमकियां मिलती है। हाँ, कि तुम ये मत लिखो, वो मत लिखो। सोशल मीडिया पे गाली गलौज भी होता है। तो इन सब, जब अम्बेडकर वहां नहीं डरे तो उनके तो हम बिगड़े हुए चेले हम लोग तो हैं ही। मैं अपने आप को कहता हूँ बाबा साहब का बिगड़ा चेला। तो जब गुरु नहीं डरे तो हम लोग कहाँ डरेंगे? तो ऐसी धमकियां हम लोग को भी मिलती रहती है। तो जो अंबेडकर हंसे उसका मतलब ये था कि ऐसी धमकियां से हम डरने वाले नहीं है। जो आदमी जुनूनी आदमी हो, युग निर्माता हो, धमकियों से कहाँ डरता है। दूसरी तरफ जो स्थानीय, जो डिप्रेस क्लास के लोग थे, अछूत समुदाय के लोग थे, अंबेडकर की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे और वे सतर्क भी थे। कि यदि उनका कहना था कि यदि डॉक्टर अंबेडकर को खरोंच भी आती है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी और हजारों अछूत युवक उनके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो सभी लोग चिंतित थे कि गांधी की जो शपथ है आमरण अनशन का, और उसका इस तरह का अंत नहीं होना चाहिए कि हर जगह हिंसा भड़के। जो नेता रात में मिलने गए थे अंबेडकर साहब के साथ गांधी से, कुछ देर बाद लौट आए और लग रहा था कि अब समझौता होने वाला है। क्योंकि वो लोग कह रहे थे और खुश थे बहुत, कह रहे थे कि अंबेडकर को ये कहते सुना गया है कि गांधी मेरी ओर है, गांधी इज माई साइड, कि गांधी मेरी ओर है। अब ये तय हुआ कि जो नेता लोग हैं फिर अगले दिन सुबह 8 बजे मिलेंगे, बातचीत होगी, मीटिंग होगी और उसके कुछ देर बाद फिर जाकर जेल में गांधी से मिलेंगे। वर्तमान जो कंसेंसस उस समय बन रहा था उससे लग रहा था कि समझौता होने वाला ही है, और यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती तो शनिवार दोपहर को निश्चित समझौते का एक सुखद समाचार, एक एग्रीमेंट, एक समाचार प्रसारित होगा। मेन जो इशू था
जिस पे विवाद था वो ज़्यादातर इशू उस समय तक समाप्त कर लिया गया था। और सिर्फ एक चीज़ जो बाकी था वो था कि रेफरेंडम का सवाल को कैसे सुलझाया जाए। कि ऐसा समझा जाता है कि लोग समझ रहे थे कि 10 वर्ष के बाद जनमत संग्रह पे लोग शायद सहमति बन जाए। तो जो सहमति के जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला कि प्रत्येक सीट का चुनाव 4 व्यक्तियों के पैनल से हो। दूसरा एकल वोट, सिंगल वोट। और तीसरा जो है वो है कि सभी प्रांतीय परिषदों में दलित वर्ग की सीट आरक्षित सीटों की संख्या 150 से 155 के बीच होगी, जबकि कॉमनल अवार्ड में वो संख्या सिर्फ 31 थी। तो ये संख्या बढ़ा दी गई थी, 71 थी, 71। तो कॉमनल अवार्ड में 71 था और इसमें ये एग्रीमेंट हो गया था कि ये 71 नहीं होगा बल्कि 152 155 होगा। तो इस मीटिंग का जो बैठक हुआ वो मालवीय के घर पर हुआ और यह मतलब 13 घंटों तक लगातार बगैर ब्रेक के यह मीटिंग चलता रहा और 9:30 रात को ये समाप्त हुआ। इसके बाद मालवीय, राजगोपालाचारी, जयकर, डॉक्टर सप्रू और डॉक्टर अंबेडकर सब यरवदा जेल गांधी से मिलने गए। जिस समय इन लोग की मीटिंग चलती थी सम्मेलन के दौरान, मालवीय जी के घर पे जो है, घर के बाहर लोगों का एकदम जमावड़ा लगा रहता था। जब रात में ये लोग उठे 9:30 में तो लोगों को लगा कि शायद ये समझौता होने वाला है। तो बाहर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और कि क्या होगा नहीं, तरह तरह के स्पेकुलेशन अटकलें थी। तो जेल में सब लोग मिले, अंबेडकर भी मिले और मिलने के बाद अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि स्थिति बहुत ही आशावादी है, बहुत फेवरेबल है। संगीन किस्म के कुछ ही विवाद हैं और समझौते के आसार हैं कि समझौता हो जाएगा। अनशन की वजह से गांधी जी की कमजोरी महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 15 मिनट से अधिक समय तक बातचीत किया। तो नेक्स्ट डे सैटरडे, आइए अब फिल्म का अब अंतिम चरण चल रहा है बातचीत का। अभी इसमें 2 एपिसोड और बनाना है, तब जाके पुनः प्रैक्ट समाप्त करूंगा। 2 एपिसोड और, उसके बाद फिर महाड़ आंदोलन, काला राम मंदिर आंदोलन चलेगा। तो नेक्स्ट डे क्लाइमैक्स शनिवार को विचार विमर्श फिर शुरू हुआ। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, प्रांतीय विधायिका, उसमें दलित वर्ग को 148 सीटें दी गई। तो ये समस्या, इस पे समझौता हो गया। दूसरा निर्णय यह लिया गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, केंद्रीय विधायिका है, उसमें ब्रिटिश इंडिया के हिंदुओं के सीटों में से 10% दलित वर्गों को दी जानी चाहिए। इसके बाद फिर घंटों तक वही इशू, जनमत संग्रह पर विवाद, बातचीत चलता रहा। और इसने फिर एक बार समझौते के मार्ग में एक तरह का फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि आखिर कैसे हो, क्या हो। रेफरेंडम का सवाल बार बार ये प्रॉब्लम आड़े आ रहा था समझौते में, क्योंकि कोई अंबेडकर की मांग को लेकर कोई सहमत नहीं थे कि 25 साल का रेफरेंडम के इशू पे कोई सहमत नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि गांधी से एक बार फिर मिला जाए, कि चलिए गांधी से मिलते हैं। तो फिर ये मंडली जो है गांधी से मिलने, इसमें थे डॉक्टर सोलंकी, राजगोपालाचारी और अंबेडकर, ये तीनों फिर गांधी के पास गए शाम में। गांधी ने पुनः अंबेडकर को कहा कि अंबेडकर, आपके तर्क अकाट्य हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ संवैधानिक गारंटी से
ये अछूतों की समस्या समाप्त नहीं होगी। गांधी बार बार हृदय परिवर्तन पे बल देते हैं कि ये समस्या सिर्फ कानूनी समस्या नहीं है, ये सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है और हृदय परिवर्तन होगा तभी इस समस्या का समाधान होगा। तो उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक नियम कानून से सिर्फ अछूत समस्या का अंत संभव नहीं है। गांधी ने अंबेडकर से रिक्वेस्ट किया कि हिंदूवाद को पाप युक्त होने से और प्रायश्चित करने के लिए, पाप से मुक्त हो और प्रायश्चित हो, इसका अंतिम अवसर हमें दें। पिछली मीटिंग में भी उन्होंने यही बात कही थी और उन्होंने कहा था कि 5 वर्ष बहुत पर्याप्त है, इसमें हिंदू लोग सुधर जाएंगे। आज भी इसकी समीक्षा होनी चाहिए थी, कितने सुधरे हैं नहीं सुधरे हैं, अंतिम अवसर दें। और उन्होंने फिर कहा कि जनमत संग्रह तो होना चाहिए, लेकिन 5 वर्षों की अवधि के 5 वर्षों के लिए, इससे ज्यादा नहीं। और गांधी भी बहुत जिद्दी किस्म के इंसान थे। उन्होंने अंतिम शब्द कहे अम्बेडकर को, एकदम अंतिम फाइनल डिसीजन के हिसाब में, 5 वर्ष या मेरे प्राण, दोनों में से एक तय करो, 5 वर्ष या मेरे प्राण। ये था, सोचिए, प्रेशर। गांधी आमरण अनशन पे हैं, अम्बेडकर अपने जिद पे अड़े हुए हैं और अंतिम फाइनल उन्होंने कहा कि 5 वर्ष या मेरे प्राण। लेकिन अभी भी हिम्मत हारे नहीं है, जो चर्चा से लौट कर आए तो वो भी जिद्दी थे। 2 बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे जिस विचारधारा के हो, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, अपने पे जब अड़ते हैं तो अड़ते हैं। वो भी मामला छोड़ने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि 10 वर्ष से कम नहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद अब यहाँ कुछ खेल बदल गया और ये मेरे लिए बहुत ही सोचने का और समझने का विषय है। शायद और मैं पढूं और एक्सप्लोर करूं तो ये मुझे जानकारी मिलेगी कि तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने एग्रीमेंट को स्वीकार कर लिया, उसमें बगैर जनमत के एजेंडा के, कि बगैर 1 घंटे बाद उन्होंने जनमत संग्रह की शर्त को समझौता करने का निर्णय ले लिया, विदाउट द इनक्लोजर ऑफ रेफरेंडम, कि उसमें कोई संलग्न नहीं हुई थी समझौते में, रेफरेंडम के इशू में। दोपहर जाकर 3 बजे राजगोपालाचारी ने गांधी को जेल में ये सूचना दी, स्पष्ट कर दिया कि अब समझौते का रास्ता खुल गया है। गांधी ने कहा एक्सलेंट, बहुत बढ़िया है, और अपनी सहमति दे दी। राजगोपालाचारी फिर लौट कर आए और खुशी के माहौल में ये घोषणा की कि गांधी ने समझौते को आशीर्वाद दे दिया है। उन्हें समझौता का जो मसौदा था, जो टर्म्स कंडीशन था, तैयार करने में समय नहीं लगा और पूरा वो उनके लिए पूरी खुशी का माहौल था, प्रसन्नता, ताजगी और गपशप के माहौल में शनिवार को 24 सितंबर शनिवार को 5 बजे समझौता पर हस्ताक्षर किए गए और इसी को इतिहास में पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। डिप्रेस क्लास की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू नेताओं की ओर से, सवर्ण हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। पूना समझौता क्या था, ये बाद में चर्चा करेंगे। अभी एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर जब 10 वर्ष के लिए वो अड़े हुए थे रेफरेंडम के सवाल पर, तो बगैर रेफरेंडम के उसमें कोई था नहीं, कोई अनलग्न था नहीं कोई, तो उन्होंने सहमति कैसे दी थी। खैर, आगे जब पूना के जब शर्तों को देखेंगे तो उसमें तलाशने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या क्या है। अगर उसमें रेफरेंडम का सवाल नहीं जोड़ा गया तो क्यों नहीं जोड़ा गया। तो ये एक दिलचस्प, अंबेडकर को लेकर मेरी दिलचस्पी बढ़ी है कि जो लगातार इस समझौता रेफरेंडम के सवाल पर टलता रहा, वो बगैर रेफरेंडम के कैसे ही इस है। ये भी एक अगर ऐसा रहा तो एक तरह से अनसुलझा पहलू है और इतिहास राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को इसको और तलाश करनी चाहिए कि अंबेडकर अचानक ऐसे क्यों मान गए। बहरहाल साथियों, अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे इस पे। अभी 2 एपिसोड इस पे और बनेंगे, पूना पैक्ट की समाप्ति पे और अंबेडकर के क्लैरिफिकेशन पे कि उन्होंने क्यों
महात्मा की जान बचाने के लिए समझौता किया, 2 एपिसोड तकरीबन और इस पे बनेंगे। लेकिन उसके पहले एक एपिसोड में हम बातचीत करेंगे हिंदी सिनेमा और दलित। ये दिलचस्प है और इसलिए मुझे आइडिया आया कि जैसे जैसे हिंदी सिनेमा युवा हो रहा था, वैसे वैसे अंबेडकर भी युवा हो रहे थे, वो भी जवान हो रहे थे, वैचारिक रूप से भी और तमाम ऐसे भी। तो हिंदी सिनेमा और अंबेडकर का जो पूरा राइज एंड ग्रोथ है एक साथ हो रहा है। तो ये दिलचस्प देखना दिलचस्प होगा। जैसे 1913 में हो गए कोलंबिया और 1913 में पहली फिल्म बनी फाल्के की, जो हरिश्चंद्र। तो 1956 तक की जो यात्रा है उसमें क्या फिल्म में, हिंदी फिल्म में, जिसको आप बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, जाति को समस्या को कैसे उन्होंने देखा, किस किस तरह के प्रश्न हैं। और इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ी है कि अंबेडकर साहब ने बहुत सारे सवालों को छोड़ दिया है। जैसे कल्चर के सवालों को बहुत सारा छोड़ा है। अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, अगर मैं पढ़ूंगा तो जरूर साझा करूंगा। लेकिन गीत, जैसे अंबेडकर खुद वायलिन बजाते थे, वो 50 पार करने के बाद उन्होंने वायलिन बजाना सीखा था 1950s के बाद। और लेकिन बहुत सारे सवाल अनुत्तरित हैं, अनआंसर्ड है मेरे लिए, कि वो फिल्म के बारे में क्या लिखे, क्योंकि फिल्म भी उस समय चल रहा था, तो शायद मराठी सोर्सेज में वो देखना पड़ेगा। कल्चर के बारे में नहीं लिखे। त्योहार, लोग नाचते गाते भी हैं, डांस भी करते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं डे टू डे लाइफ में जो घटनाएं होती हैं। तो ये सब बहुत सारा अनछुआ पहलू है, मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा और मिलेगा तो जरूर साझा करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अंबेडकर वॉज बिजी विद सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, तो प्रिसाइजली ही इग्नोर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ऐसे चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया कि टाइम का अभाव था, तो वो फोकस थे अपने एजेंडा पे, इसीलिए। लेकिन शायद जैसे जैसे पढ़ूँ और कुछ दिलचस्प जानकारी मिलेगी तो मैं आपसे जरूर साझा करेंगे। और दलित और हिंदी सिनेमा पे मेरे साथ चर्चा में होंगे CSDS के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत। उन्होंने फिल्म पे, हिंदी फिल्म पे PhD की है और उसके गंभीर शोधकर्ता हैं। शुक्रिया साथियों, जय भीम।